हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। अरे शोर नहीं मचा रहे हैं, हम खुश हैं और तुमने जो काम आज किया है ज़रा वो दूसरों को भी तो पता चले। सुनीता ने दूसरों को जलाने की कोशिश करते हुए कहा। तभी टुनटुन ललचाई नजरों से आरोही की ज़्यादा मक्खन लगी रोटी की तरफ देखने लगी। आरोही ने जल्दी से उसे अपनी रोटी बदल ली और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी दादी माँ ने इशारे से आरोही से मक्खन लाने को कहा। वो किसी तरह से सुनीता जी के नज़रों से बचकर जरा सा मक्खन उठा लाई और तीनों लोग हंसी खुशी खाना खाने लगे। राधे श्याम ये सब देख रहा था और मन ही मन खुश होते हुए वो खुद से बोला, अब तो दक्ष जी हमसे बहुत खुश होंगे। आरोही ने उनके पोते की जान जो बचाई है, और शायद इसलिए वो आरोही को चिकन करी का काम करने की इजाज़त दे दे। वहीं दूसरी तरफ सोहम बेड पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रह रहकर उसकी नज़रों के सामने आरोही का चेहरा घूम जा रहा था। वो अचानक से उठकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा। सोहम अपने घर के आंगन में अकेले टहलते हुए उन लम्हों को फिर से याद करने लगा जो उसने आरोही के साथ बिताए थे। सोहम खुद से ही बड़बड़ाया, मैं कितना गलत था। मैंने आरोही को एक नकचड़ी लड़की समझ लिया था, लेकिन असल में वो तो कितनी निडर है। खैर थोड़ी झल्ली तो है ये लड़की, जो भी इसे शादी करेगा उसकी तो खैर नहीं है। दूसरी ओर आरोही को भी नींद नहीं आ रही। उसके मन में रह रह कर चल रहा था कि कल वो बड़ी कोठी जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि क्यों उसे वहाँ बुलाया गया था। फिर आरोही ने याद की कैसे सोहम ने उसके काम की तारीफ की थी, और तभी उसके नज़रों के सामने सोहम का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया। वो बहुत खुश थी कि सोहम भी सोचता है कि उसका काम बहुत अद्भुत था। आरोही खुद में बड़बड़ाई, शायद सोहम जी दक्ष जी के सामने मेरी तारीफ करेंगे, शायद उन्हें भी मेरा काम पसंद आए। अब शायद हम बाबा का सहारा बन पाएंगे, लेकिन हमें मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसे के लिए काम करना है। अगर हमें नौकरी मिल गई तो बाबा को आराम मिल जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ जी कल हमारा साथ देना, कल हम पे अपनी मेहर बनाए रखना, ये काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब सोचते सोचते आरोही की आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह आरोही रसोई में चली आई। उसे इतनी सुबह किचन में देखकर सुनीता हैरान रह गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ, आज यहाँ कैसे। रोज तो उठाए उठाए नहीं उठती। आरोही कहीं खोई हुई सी थी। वो एकांत में देखते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आरोही बहुत घबराई हुई थी, उसका मन कहीं और था। वो सिर्फ अपना मनोबल बनाए रखने के लिए काम कर रही थी। दरअसल उसे आज बड़ी कोठी जाना था, इसलिए वो थोड़ा घबरा रही थी। इधर कमरे में राधे श्याम अपनी पुरानी सफ़ेद धोती साफ करने लगा, और फिर वो सफ़ेद कुर्ता धोती पहनकर तैयार हो गया। कुछ देर बाद आरोही ने भी एक अच्छी साड़ी पहन ली, और अब वो शीशे के सामने खड़ी होकर प्रैक्टिस कर रही थी कि वो बड़े मालिक दक्ष जी के सामने कैसे व्यवहार करेगी। आरोही नकल करते हुए बोली, नमस्ते दक्ष जी, हम आरोही हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। टुनटुन ने जब आरोही को शीशे के सामने नकल करते हुए देखा तो वो हंसने लगी। मासी माँ डर गई, मासी माँ डर गई। टुनटुन को मुस्कुराते हुए देखकर आरोही के मन में सुकून उतर आया। कुछ देर बाद आरोही और राधे श्याम बड़ी कोठी पहुँचे। वहाँ बहुत सारे लोग थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ दक्ष जी के परिवार के चमचे किसी बड़े काम में लगे हुए थे। आरोही और राधे श्याम ने कुछ देर बाहर के कमरे में इंतजार किया, और फिर कुछ देर बाद उन्होंने अंदर के कमरे में कदम रखा, जहां आरोही की नज़र दक्ष जी पर पड़ी। दक्ष अपनी उम्र से काफ़ी कम नज़र आ रहे थे। उनके चेहरे का तेज और कुटिल आंखें उनकी शक्तिशाली शख्सियत को अच्छे से दर्शा रही थी। उनकी इसी शख्सियत से अधिकतर लोग डरा करते थे। दक्ष जी ने राधे श्याम और आरोही की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा, बैठो। राधे श्याम और आरोही जमीन पर बैठने लगे, जबकि दक्ष जी सोफे पर बैठे थे। तभी पीछे से आवाज़ आई, रुकिए, आप लोग जमीन पर क्यों बैठ रहे हैं, सामने सोफे पर बैठिए।
सोहम जो आज की पीढ़ी का है, उसे ये सब गलत महसूस हो रहा था। लेकिन तभी राधे श्याम बोला, अरे नहीं छोटे साहब, हम ऊपर नहीं बैठ सकते। हम छोटे लोग हैं, हमारी जगह यही है। जब मैं आपके घर आया था, तब तो आपने मुझे हाथों हाथ लिया था। आपने मुझे बहुत सम्मान दिया था और मैं वो सब भूला नहीं हूँ। आप दोनों हमारे मेहमान हैं और आप लोग सोफे पर ही बैठेंगे। सोहम ने जिद करते हुए कहा। हालांकि दक्ष जी को सोहम की ये बात जरा भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो चुप थे। मजबूरन राधे श्याम और आरोही को सोफे पर बैठना पड़ा और तभी आरोही सोहम को देखकर मुस्कुरा दी थी। अब जाकर सोहम ने आरोही की तरफ अच्छे से देखा था। चिकन करी की हल्की हरी रंग की साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सोहम तो उसकी मुस्कान में ही खो गया था। राधे श्याम ने दक्ष जी के सामने अपनी बात रखना शुरू किया। थोड़ा संकोच करते हुए वो बोला, सुनिए दक्ष बाबू, अब हमारी उम्र बढ़ती जा रही है और उम्र के साथ हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। अब हमारी आंखों में पहले जैसी रोशनी नहीं बची। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि चिकन करी के काम के लिए हमारी बिटिया आरोही को हमारी जगह रख ले। राधे श्याम की बात सुनते ही दक्ष जी आरोही की ओर तेज नजरें डालने लगे। उसका आकर्षक शरीर, पतली सी कमर, गुलाबी ओठ और उसकी जवानी, हर एक चीज पर वो ध्यान दे रहे थे। आरोही अभी इतनी कम उम्र की ही तो थी, अभी ही तो उसका यौन खिलने लगा था। दक्ष जी ने आरोही को देखते हुए कहा, तुम यहाँ आओ हमारे पास। आरोही धीरे से जाकर दक्ष जी के सामने जमीन पर बैठ गई। दक्ष जी ने उसके बालों को हल्के से सहलाया और बोले, तुम बहुत जवान हो, बहुत ही खूबसूरत। मैं तुम्हें काम पर तो रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है महिलाएं बहुत कमज़ोर होती हैं। उनके लिए इतने भारी काम का बोझ सहना बहुत मुश्किल है। आरोही दक्ष जी की बात का जवाब देने ही वाली थी कि तभी दक्ष जी ने अचानक उसके कंधों को पकड़ लिया। उनका स्पर्श इतना डरावना था कि आरोही रुक गई थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे उस स्पर्श से क्यों डर लग रहा था। राधे श्याम उनसे एक बार फिर गुजारिश करना चाहता था, लेकिन तभी दक्ष जी खड़े हो गए और राधे श्याम से बोले, तुम जब तक हो सके काम करो, या फिर बड़ी कोठी में कोई और भी प्रकार के काम हैं। तुम चाहो तो चिकन करी छोड़कर कुछ और भी कर सकते हैं। इतना कहकर दक्ष जी यहाँ से चले गए और फिर आरोही और राधे श्याम भी निराश होकर वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद बड़ी कोठी में रसोई से आने वाले मसालों की खुशबू फैल गई। दक्ष और सोहम पारंपरिक कपड़े पहनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। दक्ष के ठीक बगल में उनकी बहन बैठी थी। राधिका का स्वभाव दक्ष के स्वभाव से एकदम विपरीत था। राधिका ने खाने का एक निवाला मुंह में डाला और मुस्कुराते हुए कुक से बोली, शीला जी, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। आपने बिल्कुल शाही खाना बनाया है। शीला धीरे से सर झुकाकर बोली, धन्यवाद मालकिन, आपको पसंद आया, उसके लिए मुझे खुशी है। जहाँ राधिका प्यार से शीला से बात कर रही थी, तो वहीं दक्ष डाइनिंग टेबल को अच्छे से स्कैन कर रहा था। दक्ष ने अपनी आवाज़ बढ़ाते हुए कहा, अरे सलाद क्यों नहीं लाई आज? राधिका डरते हुए बोली, जी हम भूल गए, अभी ला देते हैं। तभी दक्ष गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, जल्दी करो और अगली बार से ध्यान से काम करना, समझी? राधिका को दक्ष का गुस्सा करना पसंद नहीं आया। उसने शांति से दक्ष से कहा, भैया थोड़ा सा सब्र रखिए, हर बात पे गुस्सा करना ठीक नहीं है, जरा प्यार से भी बात की जा सकती है। तभी दक्ष जी ने ताना मारते हुए कहा, अरे राधिका, अपना लेक्चर बंद करो, तुम्हारे जैसा एक ही इंसान काफ़ी है, अब लगता है दूसरा इंसान भी आने वाला है। राधिका दक्ष की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं सोहम समझ गया था कि उसने आज सुबह राधे श्याम को सोफे पर बैठा दिया, इसलिए दक्ष जी नाराज हो रहे थे। उसने बात को नज़रअंदाज करना सही समझा। सोहम बात बदलते हुए बोला, कल विदेशी क्लाइंट के साथ जो मीटिंग थी वो ठीक नहीं गई। दक्ष ने चिंता होकर पूछा, क्यों, क्या नहीं पसंद आया उनको? सोहम ने थोड़ा परेशानी भरे भाव से कहा, उन्हें हमारा काम नया नहीं लगा, लगता है राइवल्स के साथ उन्हें कोई डील रही होगी। सोहम की बात सुनकर दक्ष थोड़ा परेशान हो गए। ये डील कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी थी और वो इस डील को किसी भी हाल में किसी और प्रतियोगी कंपनी के पास नहीं जाने दे सकते थे।
इधर आरोही जैसे ही घर पहुंची तो राधे श्याम ने उसके उतरे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, हमको माफ़ कर दो बिटिया, गलती हमारी ही है। हमने ही तुम्हारे मन में नौकरी करने की झूठी आशा जगा दी। हम ही ठस बुद्धि निकले, ये समझ ना पाए कि बेटी बेटों की बराबर ना कर सके हैं। तुम कैसे घर के बाहर जाकर कमा सकती हो। सही बोले दक्ष जी, औरतें कमज़ोर होवत है। राधे श्याम की बात सुनकर आरोही तिल मिलाते हुए बोली, हम नहीं हैं कमज़ोर बाबा, और देखना हम ये साबित करके दिखाएंगे। ये कहते हुए आरोही की नज़रों में गुस्सा और दृढ़ निश्चय उतर आया था। इधर बड़ी हवेली में सोहम और दक्ष जी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे। सोहम ने कुछ सोचते हुए कहा, हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला ये कि हम क्लाइंट्स को यहाँ बुलाकर अच्छे से उनकी मेहमान नवाजी करेंगे और उन्हें समझाएं कि हमारी डील को स्वीकृति दे दे, या फिर हमें उनसे और समय मांगे और तब तक चिकन करी को नए तरीके से ढालकर उनके सामने पेश करें। दक्ष जी ने पूछा, और तीसरा तरीका क्या है? सोहम ने आगे बताया, हम उन्हें समझा सकते हैं कि बड़ी कंपनीज के पास भी ऐसे सिलेक्टेड डिजाइनर आइटम्स नहीं हैं और वो लोग जहाँ भी जाएंगे उन्हें यही समस्या होगी। लेकिन तभी राधिका सोहम को टोकते हुए बोली, समस्या से बचने की बजाय हमें इसका सामना करना चाहिए। तभी दक्ष जी ने राधिका से बोले, महिलाओं को पुरुषों के मामले में नहीं बोलना चाहिए। दक्ष जी की बात राधिका को चुभ गई थी। वो दक्ष जी को घूरते हुए बोली, औरतें किसी से कम नहीं होती। अगर मुझे भी बचपन से प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होती तो मैं भी आपकी तरह होती। खाओ, खाने पर ध्यान दो। दक्ष जी राधिका की बात काटते हुए बोले। लेकिन तभी सोहम बोला, राधिका बुआ सही बोल रही हैं। मैं चिकन करी की और महीन और ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन अरेंज करवा सकता हूँ। दक्ष जी ने हैरानी से पूछा, कैसे? सोहम कुछ सोचते हुए धीरे से बोला, आरोही। सोहम के मुंह से आरोही का नाम सुनकर दक्ष जी और राधिका हैरान रह गए। इधर आरोही रास्ते पर चलते हुए उस पल के बारे में सोच रही थी जब दक्ष जी ने उसके कंधे को पकड़ा था। उसके लिए वो पल एक अजीब सा एहसास था जो उसे सही नहीं लगा। आरोही अपने परिवार के लिए भी चिंतित थी। वो खुद में बुदबुदाई, अगर बाबा बीमार पड़ गए तो हम कैसे सब कुछ संभालेंगे। इस गांव के अधिकतर मर्द तो हमें बुरी नज़रों से घूरते रहते हैं। हालांकि हमें डरा पाना कोई आसान काम नहीं है। भोलेनाथ जी, अब हम क्या करें? सोचते सोचते आरोही किराने की दुकान तक चली आई। उसने वहां बैठे एक आदमी से कहा, काका, हमें आधा किलो आटा और 250 ग्राम दाल दे दो। हम पैसे बाद में चुका देंगे। आरोही कुछ देर तक उस आदमी को देखती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात आरोही को अपमानजनक लगी और वो वहाँ से आगे बढ़ गई। आरोही दूसरी दुकान पर पहुंची और फिर उसने उधार पर अनाज मांगा, लेकिन तभी वो आदमी ललचाई नजरों से आरोही को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, अनाज तो हम दे देंगे, लेकिन बदले में हमको तुम का दोगी? आरोही उस आदमी की नज़रों को भाप गई थी। वो गुस्से में तनतनाते हुए बोली, सोच रहे हैं कि बदले में तुम्हारे चेहरे पर चप्पल दे मारे, लेकिन रहने दो। फालतू ही गंदे लोगों को छूकर हमारी चप्पल गंदी हो जाएगी। इतना कहकर आरोही यहाँ से निकल गई। कुछ ही दूर उसकी सहेली का घर था। आरोही वहाँ जा पहुँची। कंचन आरोही को सहेली से ज़्यादा अपनी बहन की तरह मानती थी और आरोही कंचन की माँ को मौसी बुलाती थी। इतनी छोटी उम्र में ही आरोही विधवा हो गई और जब उस समय सारा गांव उसके खिलाफ था, तब कंचन और उसकी माँ ने आरोही का बहुत साथ दिया था। आरोही वहां पहुंचते ही बोली, मौसी और कंचन, आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हम कैसे धन्यवाद करें। मौसी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी खुशियाँ हमारी खुशियाँ हैं। हम तो बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। तुम दोनों बातें करो, हम तब तक जरा किचन के काम निपटा लेते हैं। मौसी जी यहाँ से उठकर चली गई थी और अब आरोही कंचन को बड़ी कोठी के बारे में बताने लगी। पता है कंचन, बड़ी कोठी में इतनी सुंदर नक्शियाँ बनी हैं कि हम तुम्हें क्या बताएं। हमने तो हूबहू उसी चित्रकारी को अपनी चिकन करी में उकेर दिया था, जिसे देखकर सोहम जी ने हमारी बहुत तारीफ की। अच्छा, और बताओ ना सोहम जी के बारे में। तीखे नाक, नक्श
गोरा रंग, लंबे से, सच में ऐसा लगता है जैसे कोई देवता हमारे गांव में उतर आया हो। कंचन खोई हुई सी बोल रही थी। आरोही को ये भापते हुए पल भी नहीं लगा कि कंचन सोहम की तरफ आकर्षित हो रही थी। आरोही उसकी टांग खींचते हुए बोली, अरे अरे, का कहना, लगता है जैसे कोई किसी का दीवाना हुआ जा रहा है। कहो तो मौसी से कहकर तुम्हारा रिश्ता भिजवा दे सोहम जी के लिए। कंचन शर्माते हुए बोली, हट पगली, कहाँ वो और कहाँ हम। आसमान को धरती से मिलते हुए देखा है का कभी? आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे सचमुच वो दिल के बहुत अच्छे हैं। बड़े आदमी होकर भी उनका एक पाँव हमेशा धरती पर रहता है। उन्होंने हमारी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या बताएं, जब किस्मत ही फूटी हो तो कुछ काम ना आवे है। पता नहीं अगर बाबा कभी बीमार पड़ गए तो हम अपने परिवार को कैसे संभालेंगे। हमें तो बस ये बात खाए जा रही है। एक तरफ जहां आरोही को अपने परिवार की चिंता खाए जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सोहम के मुंह से आरोही का नाम सुनकर दत्त जी गुस्से से बोले, ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने तुम पर कि तुम उसकी इतनी सिफारिश कर रहे हो? कहीं वो लड़की तुम्हारे दिल में घर तो नहीं कर गई? वो यहाँ काम नहीं करेगी तो बस नहीं करेगी। दत्त जी की बात सुनकर सोहम एकदम से सकपका गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसका काम देखा है। उसके हाथ में बहुत सफाई है। बस एक मौका देकर देखिए। ये मौका मैं आरोही के लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये मौका मैं अपनी कंपनी के हित के लिए मांग रहा हूँ। आरोही से ज़्यादा इस मौके की ज़रूरत हमें है, नहीं तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। सोहम ने दत्त जी को समझाते हुए कहा। सोहम की बात सुनकर दत्त जी गहरी सोच में डूब गए थे। दूसरी तरफ आरोही कंचन के पास बैठकर अपना मन हल्का कर रही थी। आरोही को दुखी देखकर कंचन बोली, आरोही, तुम चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और फिर तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तो हैं। जब भी ऐसा कुछ होगा, कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, जो कि आप सब नहीं करते हो।